नमस्कार, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं वही अपना लेक्चर नंबर 2 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाले थे। प्रथम श्रेणी, जिसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं, वो स्कैंडियम से लेकर और कहाँ तक थी? जिंक तक, 21 से लेकर के 30 तक। इसके बाद अपन ने दूसरी पढ़ी थी यट्रियम, 22 से लेकर के कैडमियम तक, 39 से लेकर के और 48। थर्ड सीरीज पढ़ी थी लेंथेनम से लेकर के Hg तक, 57 से लेकर के और 80। 57 से लेकर के क्या पढ़ा था? 80। तो देखो, अब अपन ने इसके बारे में जैसे 3D वाली की बात करते हैं अपन, 3D श्रेणी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं? इसमें 3D में भरे जाते हैं। तो इसमें था स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक। स्कैंडियम का कितना है? 21। जिंक का कितना है? 30। और यट्रियम सेकंड श्रेणी 3D है, ये 4D है। ये कौन सी है? 4D। यट्रियम 39 से लेकर के और कैडमियम CD 48, कैडमियम 48। और थर्ड थी लेंथेनम 57 से और Hg 80। इसमें अपन ने ये भी पढ़ा था कि लेंथेनम में ये जो 5D श्रेणी है, इसमें कौन से तत्व आ गए थे बीच में? लेंथेनाइड। 14 तत्व लेंथेनाइड के आ चुके थे इसमें। 14 तत्व किसके आए थे? लेंथेनाइड, जिसके कारण लेंथेनाइड, इनका आकार 3D श्रेणी 5D श्रेणी का आकार क्या होता है? सबसे कम होता था। साइज कम क्या होती थी? सबसे कम, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनमें लेंथेनम से और Hg तक जाते हैं। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार किसके बराबर होता है? लगभग 4D श्रेणी के बराबर इनका साइज था। ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा था। और जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में क्या होती है? कमी। आकार में क्या होगी? वृद्धि। आकार में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन यहाँ पर 3D श्रेणी से 4D श्रेणी पर जाते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। लेकिन 4D और 5D श्रेणी में आकारों में लगभग समानता होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसके आकार में क्या हो जाती थी? कमी हो जाती है। ठीक है। और आकार में कमी हुई तो अपन ने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। जैसे जैसे आकार कम होगा, साइज कम होगी, तो आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि आकार कम होगा तो नाभिकीय आवेश अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा पास रहता है। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास रहेगा उतना ही वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा, मतलब प्रबल रूप से वो उस नाभिक के साथ बंधा होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे अपन तो ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उसी को, जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ तक अपन पढ़े थे। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इनके गलनांकों के बारे में। अब बात क्या होती है इनकी? गलनांकों की।
कि गलनांक कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं, गलनांक किस पे निर्भर करते हैं। अब गलनांक की बात आती है तो देखो सॉलिड टू सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड मतलब किसी पदार्थ को ठोस से और द्रव में, ठोस से द्रव में परिवर्तन करने में कितना ताप चाहिए, कितनी टेम्परेचर की जरूरत है, उसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। गलनांक कितने ताप पर वह गलना स्टार्ट हो जाएगा या गल जाएगा, ठोस से किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो ये क्या होता है इसका गलनांक। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सभी जो तत्व होते हैं उनके गलनांक अलग अलग होते हैं। कोई कितने डिग्री पर गलेगा, कोई तो मेल्टिंग पॉइंट सबके क्या होंगे, अलग अलग। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किस पे निर्भर करते हैं। मान लो अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध है, मेल्टिंग पॉइंट एमपी, मेल्टिंग पॉइंट किसके सब समानुपाती होगा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सब जानते हो क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन किन्हीं दो विद्युतऋणीय परमाणुओं के मध्य में आ जाता है तो वह दूसरे अधिक विद्युतऋणीय तत्व के साथ आंशिक रूप से बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पढ़ चुके हो आप पहले। तो हाइड्रोजन बंध जितना अधिक प्रबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु उतना ही अधिक होगा। और सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, अणु की ज्यामिति, अणु की ज्यामिति समानुपाती मेल्टिंग पॉइंट, अणु की ज्यामिति पर भी अणु का आकार जितना अधिक होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा, छोटा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो किसके समानुपाती होता है ये, अणु की ज्यामिति, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसके बाद है पोलैरिटी। पोलैरिटी जितनी अधिक होगी, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब एक सिरे पर धनावेश, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश। जितना धनावेश और ऋणावेश मतलब पोलैरिटी का मान बढ़ेगा तो गलनांक का मान भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट का मान भी बढ़ेगा। मतलब ये पोलैरिटी के भी समानुपाती होता है। और एक और होता है वांडरवाल्स, वांडरवाल्स फोर्स मतलब वांडरवाल वल के भी ये क्या होता है, समानुपाती। वांडरवाल्स बल जितना अधिक होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होता है। इसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। मान लो एक तो अपन छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं जिनका सरफेस एरिया क्या होता है, कम, और एक मान लो बड़ा ले लिया, बड़ा डगड़ा ले लिया किसी का, जैसे नमक का या किसी का भी ले लो, गुड़ का या शक्कर का, मिश्री वाला मोटा वाला लेते हैं ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता है। सरफेस एरिया का मान बढ़ेगा तो इस गलनांक का मान भी बढ़ता है। अब इसके बाद देखो अपन ग्रुप नंबर 6 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर किसकी बात करते हैं, 6 की। 6 ग्रुप नंबर कौन सा हुआ, ये तो ग्रुप डी का, ये तो ग्रुप नंबर हुआ 1। 2 पे क्या हुआ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम वाले को लेते हैं, ग्रुप नंबर कितना है, 6।
यहाँ से नहीं, एस के भी तो है, तीसरे ग्रुप से चालू है, 3, 4, 5 और 6। छठे ग्रुप में सी आर, यहाँ पर आ जाएगा एमओ और यहाँ पर आ जाएगा डब्लू। यहाँ पर क्या आ जाएगा डब्लू। इनका गलनांक सर्वाधिक होता है, सी आर, एमओ और डब्लू ग्रुप नंबर 6। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ग संख्या या ग्रुप नंबर कौन सा है 6, छठा वर्ग, वर्ग भी बोल दो इसको, वर्ग 6, वर्ग संख्या कितनी 6। इसमें कौन कौन से हैं सी आर, एमओ और डब्लू, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इनके गलनांक के मान सर्वाधिक होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट के मान क्या होते हैं सर्वाधिक। जैसे अब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के मान में वृद्धि होती है, मेल्टिंग पॉइंट के मान में क्या होती है वृद्धि, गलनांक में क्या होती है वृद्धि। ठीक है, तो सर्वाधिक गलनांक किसका होता है डब्लू का, सर्वाधिक गलनांक किसका होगा डब्लू का, टंगस्टन का। अब क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं सर्वाधिक। जैसे सी आर है क्रोमियम, क्रोमियम का 24, 3D, आर्गन 3D और 4s, 3D और 4s, तो 18 2 20 ना 3D 5 4s1। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अनपेयर्ड मतलब वो किसी भी बंध में भाग नहीं लेते हैं, अनपेयर्ड मतलब किसी के साथ पेयर नहीं है, खुले हुए सिंगल। ठीक है, तो ये कितने हुए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। सर्वाधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या 6 में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक है, वो क्या होता है सर्वाधिक होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो टंगस्टन है, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है गलनांक, मैक्सिमम होता है इसका, इसीलिए टंगस्टन के फिलामेंट्स बनाए जाते हैं। जो बल्ब होते हैं ना, जो लट्टू लगा हुआ है इसमें, बल्ब कहाँ है, तो बल्ब में जो फिलामेंट रहते हैं, बल्ब में क्या रहते हैं फिलामेंट, इधर देख लो, ये फिलामेंट होते हैं बल्ब के। फिलामेंट जो तंतु होते हैं वो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, इसलिए इसका ये गलता नहीं है जल्दी से, कितनी भी हीट में ये बहुत कम गलेगा, क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। ये बात हुई इसकी। अब देखो ये मेल्टिंग पॉइंट किस पे निर्भर कर रहे हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितने अधिक अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी उतना ही अधिक होता है। इसलिए सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन का होता है, इसलिए इसको बल्ब के फिलामेंट में काम में लेते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। और दूसरी बात है कि फिलामेंट वगैरह इसमें काम आ गए ना। अब इसको लिख लो आप अपने हिसाब से। वर्ग संख्या 6 सर्वाधिक किसका है, इसका W फिलामेंट सर्वाधिक, मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक किस में काम आता है, ये बल्ब के फिलामेंट्स में। लिख लो इसको। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन अपचयन विभव, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
हटा दूं ना इसको तो अब, ओके। अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, अपचयन विभव को क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, अपचयन विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत है क्या? अच्छा कोई नहीं, पोटेंशियल, अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या होता है? अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, वैद्युत रासायनिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं तो सबसे ऊपर होता है लिथियम। लिथियम के लिए जो अपचयन विभव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव होता है इसका नेगेटिव। इसके बाद बीच में आता है फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपचयन विभव कितना होता है? 0 0। इसके बाद सबसे कम होता है किसका? सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका होगा? इसके बाद इनका बढ़ता जाता है, यहाँ 0 से ऊपर ये नेगेटिव होते हैं और यहाँ फिर नीचे क्या आते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन कौन से आएंगे? कॉपर, Cu, Hg, Cu, Hg, और कौन से हैं? Au, Pd, Pt, शाबाश, Au, Pd और Pt, प्लेटिनम। इनके क्या होते हैं? धनावेशित। इनके क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो देखो, जिसका धातुएं होती है ना, सभी की सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, इलेक्ट्रॉन दाता होती है, सभी की सभी धातुएं होती है ना वो। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस हाइड्रोजन से ऊपर लिथियम, लिथियम का मतलब लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका। सबसे कम कौन सा होगा? माइनस में। सबसे कम क्या होगा? माइनस। और फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? 0। और इसके बाद ये धनात्मक होंगे, बढ़ेंगे, प्लस में होंगे। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ऋणात्मक है और इधर क्या है? धनात्मक है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको अपन। तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। 3D श्रेणी की बात करते हैं अपन। किसकी? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी है स्कैंडियम से और जिंक तक, स्कैंडियम से और जिंक, स्कैंडियम से और जिंक तक सभी के जो रिडक्शन पोटेंशियल का मान है वो क्या होता है? नेगेटिव होते हैं। सभी के क्या होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन सभी के नेगेटिव होते हैं, लेकिन एक अपवाद होता है। एक क्या होता है? अपवाद। कौन सा? कॉपर। तो कॉपर का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 0.3
0.34 0.34 ये कैसा होता है, ये धनावेशित होता है। ये कौन से होंगे रिडक्शन पोटेंशियल, धनात्मक। नहीं तो सभी के सभी जो 3D श्रेणी है स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक, इनके सभी के रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद है हम, और इसका वोल्ट में लिख लो इसको, 0.34 वोल्ट किसका, कॉपर का। नहीं तो सब के सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद है फिर हम कि Cu, Hg, Au, Pd ये अम्लों में विलय नहीं होते हैं। ये जो Cu, Ag ये होते हैं ना, ये अम्लों में विलय नहीं होते हैं, अम्ल के साथ विलय नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, धनात्मक। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद है अपने, और अपचयन उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अपचयन किसका होगा, अपचयन उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होता है। अपचयन उसी का होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव सर्वाधिक होता है। ओके, ये हुई इसकी अपचयन विभव की बात। फ्लोरीन का अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है। फ्लोरीन का देखो, दो बातें ध्यान रखना। लिथियम का मतलब लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे कम। और फ्लोरीन का होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे अधिक, मोस्ट सबसे अधिक। तो लिथियम का लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी आपके जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो दिए गए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अपचयन विभवों के मान दिए गए हैं, ऑक्सीकरण विभव वहां पर नहीं है। केवल क्या है, अपचयन विभव की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी एलिमेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेट के बारे में जानते हो, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक की, अब आप देखो, अब अपन चुंबक की बात करते हैं, चुंबकीय गुण हिंदी में लिख लो। चुंबकीय गुण क्या होता है, मतलब जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी पदार्थ को किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये दो प्रकार से बिहेव करता है। ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, और ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। मान लो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेंगे तो ये ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं
इस प्रकार होती है। तो ये तो होते हैं अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक, ये तो होते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित। वो क्या होंगे? अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय की बात करेंगे तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे प्रतिकर्षित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय। क्या कहलाते हैं ये? प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। इनको क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक। समझ में आया क्या ये बात? दिस इज कॉन्सेप्ट। चुंबकीय गुण, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक का साउथ है, दक्षिणी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव है? ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अपन बोलते हैं ना दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और वो क्या है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। समझ में आई क्या? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो अगर वह चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय। और जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। अब ध्यान दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मामले में बात करते हैं तो जिनमें जिनमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो अनुचुंबकीय होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं किनमें? अनुचुंबकीय में। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय। मतलब अनुचुंबकीय जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इनकी बात हुई तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में रखा, जैसे क्रोमियम है Cr, क्रोमियम का कितना है? 24 का, क्रोमियम का 3d5 और 4s1। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। कैसे है देखो, 1 2 3 4 5, ये तो 3d और ये 4s, एक किस में है? 4s में। तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6। और अगर मान लो तो ये हुआ कौन सा? पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, ये अनुचुंबकीय की भांति क्या करेगा? व्यवहार। अगर मान लो जिंक की बात करते हैं, Zn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पता कैसे लगेगा? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन विन्यास से लगेगा। किससे लगेगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास से। और आप इलेक्ट्रॉन विन्यासों के बारे में सब जानते हो, सबको पढ़ने
एक एक का अपन ने इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला था, एक एक तत्व का 3D का अलग निकाला था, 4D श्रेणी का अलग, 5D का अलग, एक एक तत्व का निकाला। अब देखो जिंक की बात करते हैं, Zn। Zn का होता है परमाणु क्रमांक 30, ठीक है, 30 आर्गन, 3D10 4s2, 3D10 और 4s2 सब के सब भरे हुए हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0, ऐसे भी लिख लो भाई, 9 को हटा दो। चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, 0, 0 है तो ये क्या है, प्रति चुंबकीय, डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय होगा। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो प्रति चुंबकीय। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी, चुंबकीय गुण की। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं तो वो अनुचुंबकीय है, और अगर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं तो वो प्रति चुंबकीय या डायामैग्नेटिक, ठीक है। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय, अगर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रति चुंबकीय। जैसे आप इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल करके आप वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ओके, अब है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अब चुंबकीय आघूर्ण अनुचुंबक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मूवमेंट का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो देखो इसमें अब सबको हटा देता हूं। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, मूवमेंट थोड़ी आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं इसको, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखते हैं, म्यू से। अब ये म्यू बराबर देखो बात करते हैं, म्यू बराबर होता है 4s अंडर रूट 4s s प्लस 1, s प्लस 1। s क्या है यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर। s बराबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या s। और s बराबर होता है n/2। s बराबर क्या होता है, n/2। n क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। इससे भी अपन चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं, समझे। तो s n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। हाँ जी, इसमें आप हिंदी में लिख लो, ये लो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते चलो।
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये लो, अब तो सही है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखो, अब इसमें अपन निकालते हैं इसका मान, म्यू का मान निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं। तो इसमें देखो स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम का कितना है 21, ठीक है। तो आर्गन 3D14S2, 3D14S2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 1, ये 3D, ये लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हुआ 1, तो n बराबर होगा 1। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं, तो म्यू बराबर 1 × 1 + 1, क्या कर रहे हैं ये, अब एक और 1 2, 2 1 2, तो रूट दो का मान कितना आएगा 1.303, कितना आएगा ये रूट इसका मान, एक पॉइंट कुछ आएगा, एक पॉइंट कुछ आएगा, मतलब एक पॉइंट जो भी है, जो संख्याएं आ गई। अब देखो ध्यान दो आप इधर स्कैंडियम का ये, और फिर क्रोमियम का देख लो Cr का कितना परमाणु क्रमांक 24, तो इसका निकालो 3D54S1, 3D54S1, ये लो आर्गन लिख लो। ओके, अब तो सही है क्या? 3D54S1 मतलब 5, 5 और 1 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, म्यू बराबर 6 × 6 + 1, सही लिखा है क्या? तो यहाँ पर 6 और 1 7, 7 6 के कितने होते हैं, 6 × 7 मतलब 42 मतलब 36, अगर ये 36 होता तो 6 होता, 36 से ऊपर है कुछ पॉइंटों में, तो 6 पॉइंट कुछ है, कितना है 6 पॉइंट। तो यहाँ पर देखो जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण के मान से अपन पता लगा लेते हैं कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। चुंबकीय आघूर्ण के मान से इसको राउंड फिगर में कितना है पॉइंट से पहले, इसको छोड़ो आप, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उसको छोड़ो, तो इसमें कितनी संख्या है। जैसे स्कैंडियम की बात करी, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था 1, तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 1 है। अब इस चुंबकीय आघूर्ण के मान से हम पता लगा लेते हैं, किसी ने मान लो ये दे दिया कि चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर आता है 5 पॉइंट कुछ जो 2 संख्या तक, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, 4 है तो 4, जैसे और देख लो क्रोमियम मैग्नीज Mn का कितना है 25, आर्गन 3D और 4S 18 और 2 20, 20 और 5 25। मैग्नीज में कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। अब इसका अपन चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे n × n + 1, तो यहाँ पर 5 + 1
6 6 पंजे 30, 30 का वर्गमूल कर दो, 25 का होता है 5, 5 से ऊपर आएगा तो 5 पॉइंट कुछ 1, 5 या जो भी है ये आएगा। लेकिन इसमें देखो, इसका देखना है अपन को, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 थी तो यहाँ भी ये कितना आया है 5। मतलब अपन जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, चुंबकीय आघूर्ण के मान से हम उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। पॉइंट से पहले की जो संख्या है वो उतने ही उसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहां तक लिख लो। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रंग, कलर्ड। कलर्ड कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये पानी पी लूं जब तक। ओके, चलो एक एक चीज को आराम से पढ़ते चलते हैं। बहुत अच्छा पाठ है, सिंपल। इलेक्ट्रॉन विन्यास आने चाहिए आपको, और तो मेरे पर छोड़ दो। लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन विन्यास ही नहीं आते उसको न तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी का भी पता उसको नहीं लगेगा। तो कलर्ड ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड मतलब रंग, यौगिकों के रंग, रंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। कलर के बारे में, कौन सा यौगिक कौन सा कलर देगा, कौन सा नहीं देगा, और कलर कब देते हैं कब नहीं देते हैं। देखो, डी ब्लॉक अपूर्ण होता है, डी उपकोष, अपूर्ण डी उपकोष होगा वो ही कलर देते हैं। अगर फुलफिल्ड है या सभी के सभी युग्मित है तो वो कलर लेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, अपूर्ण डी उपकोष। कौन उत्तरदायी होते हैं इसके लिए, अपूर्ण डी उपकोष। अपूर्ण डी उपकोष होते हैं वो क्या देते हैं, कलर देते हैं। जैसे एफई है, एफई का कितना है 26, 26 में आर्गन 6 4s2 ये है। तो इसमें देखो, इसमें कितने हैं 6, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में 6, और मैक्सिमम कितने आते हैं 10। तो ये डी क्या हुआ, अपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एफ वाला क्या देगा, रंग देते हैं, कलर देते हैं। और इसके बाद देखो, जैसे डी है, डी वाले जो कक्षक है, कितने उपकोष है इसमें, कितने कितने कक्षक है डी में, 5 है डी। अब देखो, इन सबकी ऊर्जा का मान समान होता है, टी 3D हो कोई सा भी हो। ठीक है, इनकी सभी की ऊर्जा का मान क्या होता है, समान, डी। और ये होंगे dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। लेकिन जब जैसे ही इनके साथ लिगेंड आते हैं, जैसे ही इनके साथ लिगेंड बंध बनाते हैं तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊर्जा डीजनरेटेड हो जाते हैं ये,
क्या हो जाते हैं, डी कक्षक डीजनरेटेड हो जाते हैं और ये दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। ये कितने भागों में होंगे, 2 में, ऊपर ये 3 नीचे और 2 ऊपर। जो अक्षों के मध्य में होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है कम। अक्षों के मध्य में होते हैं उनके बीच रिपल्सन क्या होता है, कम। और जो अक्षों पर स्थित होते हैं उनके मध्य रिपल्सन होता है ज़्यादा। जिनके मध्य रिपल्सन कम होगा उनकी एनर्जी का मान या ऊर्जा होगी कम, और जिनके बीच रिपल्सन होगा ज़्यादा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो उनकी ऊर्जा होगी ज़्यादा। तो जिनका कम है तो ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनको हम कहते हैं T2G। इनको क्या बोलते हैं, T2G। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये होते हैं EG। ये कौन से होते हैं, EG। तो देखो जो डी उपकोष होता है, पांचों कक्षकों की ऊर्जा का मान समान होता है, इनको हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। और जैसे ही इनके साथ लिगेंड आकर जुड़ते हैं, लिगेंड बंध बनाते हैं, तो क्या होता है, ये डी कक्षक डीजनरेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेटेड। डीजनरेटेड मतलब ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही ऊर्जा ज़्यादा हुई तो ये फिर स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये स्प्लिट। और जिनकी ऊर्जा का मान कम है वो T2G में, और जिनकी ऊर्जा का मान ज़्यादा है वो EG में। अब इसमें क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करके यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर जाएगा ऊर्जा ग्रहण करके, और जब ये यहाँ से ऊर्जा रिलीज करके और इसमें आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी। विजिबल रेज, विजिबल दृश्य, विजिबल रीजन, विजिबल रेज होती है, और इन्हीं के द्वारा इनके रंग प्रदर्शित होते हैं। तो इनके क्या होता है, इनसे क्या होते हैं रंग, कलर, ड्यू टू किसके कारण, डी ट्रांजिशन। इस डी से इस डी में डी ट्रांजिशन के कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं। डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण, डी संक्रमण, डी संक्रमण के कारण इनमें क्या होते हैं, रंग प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। अब कलर डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर भी ये निर्भर करता है, रंग की निर्भरता। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, यह ऐसे लिख लो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। एक तो इनके रंग किस पे निर्भर करेंगे, एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड की प्रकृति कैसी है, लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब संकुल की ज्यामिति। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्यामिति पर भी ये निर्भर करते हैं। क्या, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन होगा तो वो रंग प्रदर्शित करते हैं। और डी ट्रांजिशन किस पे निर्भर करेगा, डी ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब इन पर ये
डी संक्रमण क्या करते हैं, इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके उदाहरण, इंपॉर्टेंट उदाहरण, जैसे BO2 एग्जाम्पल, वेनेडियम के जो ऑक्साइड होते हैं VO2 प्लस, वेनेडियम का ऑक्साइड, वेनेडियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं, येलो, वेनेडियम के ऑक्साइड VO2 प्लस येलो, पीला रंग, पीले कलर के होते हैं ये, कैसा रंग प्रदर्शित करते हैं ये, पीला। और दूसरा CrO4 माइनस, क्रोमेट, क्रोमेट CrO4 माइनस 2, CrO4 ये करते हैं डीप येलो, डीप येलो का मतलब क्या होता है, गहरा पीला रंग, गहरा पीला होगा ये, डीप येलो। इसके बाद होगा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस कौन सा कलर देगा, ये देगा पर्पल कलर, बैंगनी कलर, पर्पल, ये पर्पल कलर देता है मैग्नेट आयन। और इसके बाद है डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस 2, Cr2O7 माइनस 2, ये क्या होता है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट देता है नारंगी रंग, नारंगी मतलब ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है नारंगी। तो देखो ये इस प्रकार से कलर प्रदर्शित करते हैं। और कलर क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें डी से डी में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है। और ये किस पे निर्भर करते हैं, सबसे पहली बात है इसमें अपूर्ण डी उपकोष होने चाहिए। अगर डी उपकोष फुल भरा हुआ है, फुल फिल्ड है, तो वो किसी भी प्रकार का रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर मान लो ये सब के सब भरे हुए हैं, ये लो एक बार सुन लो, अब ये सब के सब भरे हुए हैं, मान लो कोई भी अपूर्ण डी नहीं है, तो यहाँ से डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा। और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये रंग कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, कहीं से नहीं। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, रंगहीन। कब होते हैं रंगहीन, जब डी पूर्ण भरे होते हैं। डी क्या होते हैं, पूर्ण, जैसे जिंक है, D10 4s2, वो क्या होते हैं, रंगहीन। तो जिनके डी ऑर्बिटर खाली नहीं होते हैं वो रंगहीन होते हैं। लिख लो इसको, जिनके डी ऑर्बिटल, ये क्या बैंड आवाज आ रहा है इधर, जिनके डी ऑर्बिटल खाली नहीं होते हैं, खाली नहीं होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं वो, रंगहीन होते हैं। तो ये हुए, फिर इसको आप लिख लो, वेनेडियम के ऑक्साइड येलो, क्रोमेट डीप येलो, मैग्नेट पर्पल और डाइक्रोमेट नारंगी कलर के होते हैं। इसके बाद आती है मिश्र धातु, एलॉय, एलॉय मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, जिनको एलॉय कहते हैं, एलॉय। तो एलॉय, एलॉय मिश्र धातु, एलॉय कौन सी है, ये एलॉय को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे होता है ब्रॉन्ज, ब्रास,
ब्रास, ब्रास की बात करते हैं। इसके बाद है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। देखो ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास और ब्रॉन्ज किन किन धातुओं से मिलकर बनते हैं बताओ, कमेंट्स बॉक्स में डालो जल्दी से, जल्दी डालो। ब्रास कॉपर और जिंक, बिल्कुल ब्रास होगा Cu प्लस Zn, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज कॉपर और Zn, जेड की जगह एस कर दो, Zn की जगह Sn, बस इतना सा अंतर है। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, और ब्रॉन्ज में भी कॉपर होता है, कॉपर के साथ क्या होता है Sn। तो इसमें Cu Zn, Cu Sn, Sn आते ही ब्रॉन्ज हो जाएगा। कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, इनको ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, कॉपर और जिंक, ये ध्यान रखना। किसमें है, ब्रास, ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज में क्या हो जाएगा, कॉपर और टीन, कॉपर और क्या हो जाएगा, टीन। Sn, जेड की जगह एस, बस ओके। अब है गन मेटल नंबर 3। गन मेटल, गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल, गन मेटल इसको डार्क या वेल मेटल भी कहते हैं। ये डार्क सिल्वर कलर के होते हैं, डार्क सिल्वर कलर। गन मेटल क्या होते हैं, गन मेटल आपने देखा होगा, जो 4 व्हीलर आती है उसमें एलॉय व्हील आते हैं, क्या आते हैं, एलॉय व्हील। एलॉय व्हील होते हैं वो गन मेटल होता है। उनमें कौन सा होता है, अब गन मेटल बोलते हैं इनको। और इसमें कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होगी वो गन मेटल, कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होगी, तो फीकरनी करनी, फीकर, Cu Zn, अरे यार इन तीनों को मिला दो गन मेटल में। गन मेटल में ये 3 धातुएं हैं ना, Cu Zn Sn, इन Cu Zn Sn, नो टेंशन, इन तीनों को मिला दो तो वो क्या हो जाएगा, गन मेटल। Cu प्लस Zn और प्लस Sn, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है, गन मेटल कहलाता है। जो किस में काम में आता है, जो एलॉय व्हील होते हैं वो कैसे होते हैं, डार्क सिल्वर कलर के होते हैं एलॉय व्हील, तो वो होते हैं कॉपर, जिंक और टिन। इन तीनों को, तीनों धातुओं से मिलकर के और गन मेटल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हिंदी में लिख लो, स्टेनलेस स्टील अलग होता है, Fe, Cr, निकल और थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा क्या होता है इसमें, कार्बन। तो फीकरनी करनी, फिकर नहीं करनी। यहां पर स्टेनलेस, स्ट्रेनलेस, स्ट्रेनलेस तनाव मुक्त। एक बार देखो, ऐसे याद करने का तरीका है, स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेन को स्ट्रेनलेस कर दो, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, लेकिन अपन थोड़ा अपन याद करने के लिए, स्ट्रेनलेस मतलब नो टेंशन, कोई तनाव नहीं, तो वो फिकर नहीं करनी, कोई फिकर नहीं होगी, कोई फिकर, फीकर नी करनी, कोई फिकर नहीं करनी, तो वो क्या रहेगा, तनाव मुक्त, तनाव मुक्त स्टेनलेस, स्ट्रेनलेस,
ओके, ये वाले हैं। तो ये है मिश्र धातु, कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु, इनको आपको याद करना है, फिकर नहीं करनी। ये गन मेटल CuZnSn, सबसे पहले ब्रॉन्ज ब्रास CuZn, ब्रॉन्ज CuZn की जगह Sn कर दिया, ठीक है, ये लिखो। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन कैटालाइटिक एक्टिविटी। कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी, उत्प्रेरक सक्रियता। उत्प्रेरक सक्रियता, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक की सक्रियता के बारे में अपन कल डिस्कस करते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरक सक्रियता क्या है। तो आज का जो क्लास है अपनी यहीं अब ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में अपन कैटालाइटिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया कि सबको? समझ में नहीं आया एक बार और वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।